देखिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने पिछले टॉपिक के एंड से। सेक्शन 6 ख़त्म किया था, सेक्शन 7 ख़त्म हो गया था मेरे ख्याल से। उसमें सारी बातें तो बता ही दी थी, है ना। बस एक रिपीट नाम बता देता हूँ। डीपी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, बता दिया था। डीपी डीपी कौन होता है, तो उसके लिए एक ही सबसे बड़ी बात है, डीपी कोई भी बन सकता है, बस वो क्या होना चाहिए, वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेजिडेंट इन, अब रेजिडेंट इन इंडिया के लिए क्या शर्त है, तो पहली शर्त स्टेड नॉट लेस देन 182 days during the immediately preceding 1 year। पिछले एक साल में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 ईयर का मतलब जस्ट पिछले साल है, उसमें 182 डेज रहा होना चाहिए। दूसरी बात, नॉट लेस देन 120 days स्टेड इन इंडिया। इंडिया में 120 डेज से कम नहीं रहा होना चाहिए। पिछले साल 182 डेज से कम नहीं रहा होना चाहिए। भारत में पिछले साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, तुरंत जो पिछला साल है उसमें 182 डेज से वो कम ना रहा हो। 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा है, उसे रेजिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा। नीचे वाले में है नॉट लेस देन 120 डेज स्टेड इन इंडिया। इसे रेजिडेंशियल स्टेटस कहा जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस विद अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अदर फॉर्म, अगर हम एलएलपी का डिफरेंस देखेंगे तो ऑब्वियसली एक तो पार्टनरशिप से देखेंगे और एक किसके साथ देखेंगे, कंपनी के साथ देखेंगे, क्योंकि ये दोनों का ही मिक्सचर है। मैंने पिछली क्लास में बताया तो देखें जरा, पार्टनरशिप से ये अलग क्यों है। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करें। एलएलपी पे कौन सा एक्ट लागू हो रहा है, एलएलपी एक्ट 2008। पार्टनरशिप पे, तो इस पे तो तुम्हें पता ही है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आसान था। दूसरी बात, बॉडी कॉरपोरेट, बॉडी कॉरपोरेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एलएलपी तो एक बॉडी कॉरपोरेट है, लेकिन पार्टनरशिप एक बॉडी कॉरपोरेट नहीं है, पिछली क्लास में बताया था ये। अगली बात, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो एलएलपी में हम देख सकते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी दिखाई दे रहा है। इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेंबर्स। एलएलपी तो है, लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात करेंगे तो इसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी हमें देखने को नहीं मिलेगा। डन। फिर क्रिएशन की बात करें, निर्माण की बात करें, एलएलपी बनाना है तो जब तक एलएलपी 2008, एलएलपी एक्ट 2008 में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक एलएलपी मान्य नहीं है। और वही पार्टनरशिप की बात करेंगे तो पार्टनरशिप केवल एक एग्रीमेंट पास करो और शुरू कर दो, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की खास ज़रूरत नहीं है।
इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के जरिए स्टार्ट हो जाता है। एलएलपी अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। अब फिर अगला ही पॉइंट रजिस्ट्रेशन को लेकर है। तो रजिस्ट्रेशन एलएलपी में मैंडेटरी है और वही पार्टनरशिप में आए तो ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी इच्छा अनुसार। अच्छा, ये बात तो तुम्हें पता ही है कि जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होती है वही जो है स्यू कर सकता है थर्ड पार्टी पर, है ना। और एलएलपी, क्योंकि ये तो इसके अंदर तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो सारे ही एलएलपी थर्ड पार्टी पर केस कर सकते हैं और सभी एलएलपीओं पर भी केस हो सकता है उनके नाम पर। एलएलपी के नाम पर होगा। पार्टनरशिप में पार्टनर के नाम पे केस हो सकता है, फर्म पे नाम पे नहीं होगा। क्लियर। परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, कोई बताएगा? परपीचुअल सक्सेशन क्या सर? इसमें किसी के मरने के बाद अगर पार्टनरशिप चल रही है उसको कहते हैं उसका, अगर चल रही हो तो बैंकक्रप्ट होने से, रिटायरमेंट से एलएलपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है कुछ कोई आए कोई जाए, है ना, इससे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन। पर पार्टनरशिप में पड़ता है। तो एलएलपी की बात करें अगर, तो द डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर्स डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी। पार्टनर्स में जॉइन और में लीव बट इट एग्जिस्टेंस कंटिन्यू फॉर एवर। एक लाइन यही बात है इसके लिए तो कि पार्टनर्स और मेंबर्स में कम और मे गो बट द ऑर्गेनाइजेशन गोज फॉर एवर। समझ में आ गया। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, इट हैज़ नो परपीचुअल सक्सेशन। जरा सा कोई मरा, थोड़ा सा भी अगर कोई मर गया तो पार्टनरशिप बंद हो जाती है। थोड़ा सा झगड़ा हुआ पार्टनरशिप बंद। ये है। अगला आता है नाम। नाम को लेके बात क्या है कि एलएलपी के नाम, जो भी नाम रख रहे हो लास्ट में एलएलपी लिखना पड़ेगा। नेम ऑफ एलएलपी टू कंटेन द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी एज सफिक्स। सफिक्स का मतलब नाम पीछे लगता है। हाँ, प्रीफिक्स होता है आगे। प्री मतलब आगे, पहले। ऐसे एग्जाम्पल तो आगे कह सकते हैं ना। हाँ, ये सोचा है कि इसका आगे सही है वैसे अपने हिसाब से देखा जाए तो। चलो ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसी कोई बात है ही नहीं। नाम के आगे पीछे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लायबिलिटी को लेके, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये तो लिमिटेड लायबिलिटी वाले हैं, ये लिमिटेड लायबिलिटी चलेंगे, है ना। लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड। विलफुल फ्रॉड के अलावा हर केस में हर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है। विलफुल फ्रॉड का मतलब सर मान लो जैसे कि एलएलपी है, उसमें 3 पार्टनर है, एक ने फ्रॉड किया तो दोनों लायबल होंगे या सिर्फ एलएलपी लायबल होगा? किसने फ्रॉड करा? किसी एक पार्टनर ने। तो पार्टनर लायबल हुआ ना। बिल्कुल फ्रॉड हुआ। सारे पार्टनर लायबल होंगे, एलएलपी लायबल होगा? पार्टनर लायबल होगा। यहाँ पार्टनर की लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। मैं कुछ और पूछ रहा था। इसके हिसाब से पार्टनर लेवल नहीं होगा। जैसे पार्टनरशिप में होता था, किसी एक ने फ्रॉड किया, बाकी तीनों फंसते थे ना। तो एक फ्रॉड करे वो पे करते थे, बाद में उससे ले लेते थे,
ऐसा होता था ना। हाँ ये मैं कह रहा हूँ, मेरे समझौते इसमें ऐसा होता है। इसमें कोई पार्टनर अगर कर रहा है एक्ट, हाँ, तो इसमें वो पार्टनर ही लायबल है। खुद ही लेवल होगा। हाँ, इंडिपेंडेंसी है यहाँ, ये म्यूचुअल एजेंट नहीं है। ये फिर क्या एक्सेप्ट इन केस तो बिल्कुल तो पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है। अच्छा फोन करेगा तो अनलिमिटेड हो जाएगा, फिर खत्म मिल जाएगा। Liability of each partner is unlimited. It can be extended up to the personal assets of the partners. ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए हो गए। बात क्लियर हुई? अगला देखो, म्यूचुअल एजेंसी। अभी अभी म्यूचुअल एजेंट के बारे में बताया मैंने। एलएलपी में म्यूचुअल एजेंट नहीं होते हैं, एक पार्टनर दूसरे का एजेंट नहीं है। एक ने कोई फ्रॉड किया तो उसके लिए बाद दूसरा नहीं फंसेगा। एलएलपी को लायबल कर सकता है। ईच पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी बाय हिज ओन एक्ट। अपने ही एक्ट के लिए लायबल है, हैं? अपने ही एक्ट के लिए वो एलएलपी में जिम्मेदार है, बट नॉट द अदर पार्टनर्स। वही पार्टनरशिप में क्या है? ईच पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर्स बाय हिज ओन एक्ट। एक ने कांड किया तो वो अपने साथ फर्म को भी और सारे पार्टनर्स को भी, सबको फंसा देगा। एलएलपी में ऐसा नहीं है। अभी मैंने नोटिस किया, ये ऑरेंज कैप पहन के आया है। नोटिस अभी क्या, ऑरेंज कैप बहुत वैल्यूएबल कैप होती है ये। इसके पीछे तो दंगे हो जाते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर, एट लीस्ट 2 designated partners and at least one of them shall be resident in India। डेजिग्नेटेड पार्टनर की कहानी समझ में आई? 2 तो कम से कम डीपी होने चाहिए फर्म में, और 2 में से एक तो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। मतलब दूसरा जो है बाहर का हो सकता है, एक तो होना ही चाहिए। यहाँ तो कोई प्रोविज़न ही नहीं है डीपी का पार्टनरशिप एक्ट में। ये तो तुमने मेरे ख्याल से अभी यहीं पर आके सुना होगा डीपी कुछ चीज़ भी है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन सील। कॉमन सील मतलब स्टैम्प। अब क्योंकि ये एक बॉडी कॉरपोरेट है तो इसकी अपनी एक कॉमन सील होगी। स्टैम्प, स्टैम्प लगने का मतलब है ऑफिशियल सिग्नेचर हो जाना। डन। और पार्टनरशिप तो कोई बॉडी कॉरपोरेट ही नहीं है, सेपरेट है ही नहीं है, तो इसकी कोई कॉमन सील भी नहीं होगी। खाने के लिए मैं तो मानता हूँ। फिर है लीगल कंप्लायंसेस। लीगल कंप्लायंस मतलब आगे लीगल, इसके ऊपर क्या क्या धाराएं चल रही हैं। ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंप्लायंसेस एंड पेनाल्टीज अंडर दिस एक्ट। एलएलपी एक्ट में अगर कोई भी कंप्लायंस केस होता है या कोई विवाद होता है, कोई पेनल्टी लगती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल डीपी है। डन। और पार्टनरशिप में सारे पार्टनर ही क्या हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अगला, एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एनुअल फाइलिंग का मतलब होता है साल के एंड में अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करना और उसे जमा करवाना लीगल अथॉरिटी के पास। तो एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि फाइनल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, ये दिखाना है कि हाँ मैं सॉल्वेंट हूँ, मैं सारे डेट चुका रहा हूँ अच्छे से। एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एवरी ईयर। हर साल अपना एनुअल रिटर्न बताना होगा। कितना कमा रहे हैं? प्रॉफिट एक ही बात है। हाँ,
एनुअल रिटर्न अपना हमेशा रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी के पास सबमिट करते रहना है। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी एनुअल डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। यहाँ भले तुमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो, लेकिन रजिस्ट्रार के पास तुम्हें हर साल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जमा करना चाहो कर दो, मत करो, वरना नहीं का मन करो मत करो। क्लियर हो गया? फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन नेशनल्स कैन बिकम अ पार्टनर इन अ एलएलपी। और यहाँ पर देखा जाए फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। फर्म में कोई विदेशी नहीं एंटर हो सकता। माइनर की बात है तो एलएलपी में माइनर एक्ट जुड़ ही नहीं सकता। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स इन एलएलपी, मतलब प्रॉफिट के लिए भी नहीं जुड़ सकता। और दूसरी तरफ माइनर कैन बी, ये तो खैर पार्टनरशिप का तो तुम्हें पता ही है, सबसे कंसेंट ले लो और उसे प्रॉफिट के लिए यानी बेनिफिट के लिए ऐड कर दो, हो गया। ये थे डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप। अभी जो दूसरी बात देखनी है वो है एलएलपी एंड कंपनी। कंपनी के बारे में तुमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ें तुम्हें समझ में आ ही जाएंगी। एक्ट एलएलपी पे 2008 और कंपनी पर 2013 का एक्ट। अच्छा, मेंबर्स की बात करेंगे तो द पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू एलएलपी आर नोन एज पार्टनर ऑफ एलएलपी, पार्टनर ऑफ एलएलपी। और कंपनी में बात करेंगे पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन द शेयर आर नोन एज मेंबर्स ऑफ द कंपनी। हाँ, लेकिन कंपनी में उन्हीं को मेंबर कहते हैं, अब पार्टनरशिप में उन्हीं को पार्टनर कहा जाता है। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि चला कौन रहा है इन्हें इंटरनली। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी इज गवर्न बाय कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनरों के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, जो भी एग्रीमेंट बना है उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एलएलपी चलेगा। एक्ट में बातें लिखी हैं, मानते हैं, वो भी लागू होंगी, और एग्रीमेंट की बातें हैं वो तो उसी हिसाब से वो रूल रेगुलेशन बना के चलेंगे। रूल्स रेगुलेशन एलएलपी एक्ट में नहीं बताए गए हैं, कुछ नॉर्मल कॉमन रूल्स बताए हैं। स्पेसिफिकली कुछ हो सकता है पर्सनली कुछ अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल रखने हो तो वो अलग से एग्रीमेंट में डिसाइड किए जाते हैं। और कंपनी के पास आएंगे तो इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय अ स्टैट्यूट विच इज़ कॉल्ड कंपनी एक्ट 2013। नाम की बात करेंगे तो यहाँ एलएलपी लगता है एज ए सफिक्स, और यहाँ पर या तो प्राइवेट कंपनी यानी कि पीवीटी लिमिटेड या लिमिटेड लगा दिया जाता है, और प्राइवेट होगा तो प्राइवेट लिमिटेड। कोई दिक्कत नहीं। अगली बारी में बात करेंगे नंबर ऑफ़ मेंबर्स की बात करें तो एलएलपी में कम से कम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। नो सच लिमिट ऑन द पार्टनर्स इन द एक्ट। द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी कैन इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट थ्रू द नॉमिनीज। वही कंपनी में आ जाएं तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 की लिमिट है, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। मेंबर्स कैन बी, मेंबर कौन कौन हो सकता है? एक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, अनदर बिजनेस, फ्रॉम द इंडिविजुअल फॉर्म और इंडिविजुअल, मतलब कोई भी हो सकता है यहाँ।
कंपनी में अदर जो मतलब मेंबर है, मेंबर की डेफिनेशन में सारे आते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ कन्फ्यूजन रही होगी। मेंबर्स की डेफिनेशन में ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकता है और कंपनी का मेंबर बन सकता है। कोई ट्रस्ट आया और कंपनी का मेंबर बन गया। अनदर बिजनेस, कोई दूसरा बिजनेस फॉर्म यानी कि कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरा पार्टनरशिप फर्म, कोई दूसरा एलएलपी या कोई भी मेंबर बन सकता है, या फिर इंडिविजुअल बन सकते हैं। लेकिन एलएलपी में क्या था, इंडिविजुअल या फिर एक बॉडी कॉरपोरेट थ्रू द नॉमिनी, नॉमिनी के थ्रू बन सकते हैं। मतलब एज नॉमिनी किसी पार्टनर ने रखा हो कि मेरे नॉमिनी के रूप में ये है, तो ये बन जाएगा मेंबर, बॉडी कॉरपोरेट। ठीक है। अगली बात, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स की बात करें या पार्टनर्स की बात करते हैं, तो लिमिटेड लायबिलिटी में तो वही बात दोबारा रिपीट करके कॉपी पेस्ट मार दी है कि लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी तब तक जब तक विलफुल फ्रॉड ना हो जाए। ठीक है। और कंपनी के केस में सारे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। नहीं, वो कर भी देगा तो वो तो पर्सनली अपने मतलब वो अपने फ्रॉड के लिए एक्ट के लिए पर्सनली लायबल है, उसके लिए फर्म लायबल नहीं रहेगी। कंपनी केस कर देगी मेंबर पे। फिर आते हैं मैनेजमेंट की बात। द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज मैनेज बाय द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑथोराइज्ड इन द एग्रीमेंट। एक यहाँ कंपनी गलत लिखा हुआ है, ये काट के ठीक कर लो, यहाँ एलएलपी आएगा। बिजनेस ऑफ द एलएलपी इज मैनेज बाय द पार्टनर इंक्लूडिंग द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑथोराइज्ड इन द एग्रीमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट कौन चलाएगा, एलएलपी के पार्टनर ही चलाएंगे, ख़ास तौर पे वो जिसको एग्रीमेंट में बोला गया है कि तुम्हें मैनेजमेंट देखना है। ठीक है। और वहीं कंपनी की बात आएगी तो कंपनी में बीओडी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि इलेक्टेड होते हैं, यानी कि उनका इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, शेयर होल्डर्स चुन के उन्हें गद्दी पे बिठाते हैं और यही लोग मैनेजमेंट चलाते हैं। अगली बात, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं और कम से कम उसकी संख्या है 2। और वहीं कंपनी में आएंगे तो डीपी नहीं होते हैं, यहाँ पर डायरेक्टर्स होते हैं, वही बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3। ठीक है। और कुल मिला के बात ये है कि तुम्हारे ये जो 2 बड़े पोर्शन थे, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप, है ना, और एलएलपी एंड कंपनी, एलएलपी एंड कंपनी, तो ये दोनों तो मैंने ख़त्म करवा दिए, तुमने ख़त्म कर लिया, अच्छे से ईमानदारी से किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 7 तक पढ़ लिया था, सेक्शन 8, सेक्शन 9, है ना, अभी तो है बहुत सारे सेक्शन पढ़ने को। देखिए अब आगे सेक्शन 7 तक तो करवा ही दिया, सेक्शन 7 तक हो गया। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन XYZ जो भी थे तुम्हारा, पार्टनरशिप, है ना, एलएलपी एंड पार्टनरशिप और एलएलपी एंड कंपनी, सारे हो गए। इसके बाद जो आगे पढ़ेंगे, अब कुछ नई बातें देख लेते हैं। ये तो सारा हो गया। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कह लो। पिछली क्लास में 5 तो लिखवा दिए हैं, लेकिन अब क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा हैं तो सारे करेंगे।
पहला है कि बॉडी कॉरपोरेट है, ये तो समझ में आ गया। दूसरी बात, इसमें हमें परपीचुअल सक्सेशन देखने को मिल रहा है, ये तो सारे एक्सप्लेन कर ही दिए। तीसरी बात, सेपरेट लीगल एंटिटी देखने को मिल रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। चौथी बात क्या देखने को मिल रही है, म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं है? इसमें म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी इसमें नहीं है। पांचवी बात, एलएलपी एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट तो है ही, उसी के बेस पे तो गवर्नेंस चलती है, हैं? अगली बात, क्या हम इसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कह सकते हैं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोला जा सकता है क्या? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब एक ऐसा पर्सन जो आर्टिफिशियली बनाया गया है, हैं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोला जा सकता है, तो बिल्कुल बोला जा सकता है भाई, इसे तो हम बना रहे हैं ना, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तब इसका एग्जिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। जैसे वसीकरण को जानते हो, हैं? हाँ, चिट्ठी का मालिक, उसे बना के और उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ही तो एक एग्जामिनेशन हॉल में बिठाया था उसे, कॉन्फ्रेंस रूम में, और उसे रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो आइडेंटिटी नहीं बन पाई, रजिस्ट्रेशन मिल जाता तो आइडेंटिटी बन जाता, चिट्ठी बन जाता एक रोबोट। खैर वो इलीगली बन गया। खैर ऐसी बात कि कोई चीज़ हम बना रहे हैं, रजिस्टर्ड करवाते तो वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहलाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन नहीं होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन तो हो सकता है, लीगल पर्सन नहीं होगा। अगला, क्या इसमें कॉमन सील पाई जा रही है? बिल्कुल पाई जा रही है। नेक्स्ट, क्या इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पाई जा रही है? आराम से समझ में आ रही है। अगला देखें ज़रा, एलएलपी का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है बिजनेस का, वो कौन चला रहा है? बाय द डीपी, है ना। मैनेजमेंट वही देख रहे हैं। 10वीं बात, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या पार्टनर्स, ये तो बात कर चुके हैं हम पीछे, आसान है। अगली इसके फीचर, बिजनेस फॉर मेंबर, ये एलएलपी में मेंबर बोल दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी में पार्टनर नहीं बोल सकते, ठीक है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, प्रॉफिट ओनली का मतलब क्या हुआ? चैरिटी वगैरह के लिए नहीं करते हैं, ये सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं होता यहाँ। अगली बात, इन्वेस्टिगेशन की बात करें, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल, अगर किसी तरह की अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो इसमें पार्टनर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मंगा के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। कोई और गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसे इन्वेस्टिगेशन करना हो कर सकते हैं, कहने का मतलब कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है। कोई मांगेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए तो एलएलपी को डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे,
क्लियर हुआ? फिर कॉम्प्रोमाइज़ और एग्रीमेंट, ये बात तो खैर हो ही गई कि यहाँ पर आपसी जो भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है, विवाद है, उन्हें सुलटाने के लिए एग्रीमेंट बना के और मुसीबत को सुलटाया जा सकता है। देन कन्वर्जन इनटू एलएलपी, क्या एलएलपी में कन्वर्जन पॉसिबल है? पिछली क्लास में हिंट के रूप में बताया था कि एक पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, एक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है ना? तो वो चीज़ें यहाँ पॉसिबल है। नेक्स्ट, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये तो बात है ही, हर साल डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग करनी है। ई फाइलिंग मतलब ऑनलाइन इंटरनेट पे अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसे डालने पड़ेंगे। और उसके बाद फॉरेन एलएलपीज़, क्या फॉरेन जो है वो एलएलपी में पार्टिसिपेशन दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। इसके बारे में उतनी देर से सोच रहे थे कि करें कि नहीं करें। अगला टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। एलएलपी के क्या फ़ायदे हैं? पहला फ़ायदा कि एलएलपी जो है वो एग्रीमेंट के बेसिस पे चलता है, बिना एग्रीमेंट के एलएलपी नहीं चलेगा। बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बेसिस पे चलता है एलएलपी, ठीक है? तो प्रॉब्लम तो नहीं। एग्रीमेंट नहीं है तो फिर एलएलपी भी नहीं है। अब एग्रीमेंट पे चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई विवाद हुआ, किसी तरह का कोई विवाद हुआ तो वो सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है। फिर जल्दी विवाद होते भी नहीं है यहाँ। एलएलपी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, है ना? फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ का? रूल्स रेगुलेशन बदलने का, नेचर ऑफ बिजनेस बदलने का, शेयर ऑफ प्रॉफिट पीएसआर चेंज करने का, है ना? काफ़ी चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। ये वो सारी फ्लेक्सिबिलिटियाँ होती हैं जो हम सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में एंजॉय करते हैं, ठीक है? कंपनी में ये चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाते हैं जल्दी। कंपनी में तो अगर अपना मोड ऑफ बिजनेस चेंज करना चाहो तो बहुत लफड़े आ जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ रातों रात बिजनेस बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, इजी टू फॉर्म, बहुत जल्दी बन जाता है। बस हाँ वही है, रजिस्ट्रेशन में टाइम लगता है जो लगना है, और फटाफट बन के तैयार हो जाता है। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कैपिटल वगैरह को लेकर, ठीक है? अगली बात, ऑल पार्टनर्स enjoy लिमिटेड लायबिलिटी। पांचवी बात, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल कम या ज़्यादा करना है ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। और अगर इसे बंद करना चाह रहे हो तो आराम से बंद भी हो जाता है, इजी टू डिज़ोल्व। बंद करना चाहो तो बहुत जल्दी बंद भी हो जाता है ये।
ठीक है, अभी के लिए इतना बहुत हो गया।